हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्रूड ऑपरेशंस इन ASP.NET MVC पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट फंक्शनैलिटीज़ कैसे परफॉर्म करा सकते हैं एजेक्स का इस्तेमाल करते हुए और बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको एजेक्स क्या चीज़ है और बूटस्ट्रैप क्या है। एजेक्स का मतलब है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जिसमें आपके पास वेबसाइट के पेज को बिना लोड हुए अगर आपके पेज पे आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो आपका पेज विदाउट रेफ्रेश या विदाउट लोड हुए डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। और बूटस्ट्रैप वो है, आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपके पास CSS की बहुत सारी बिल्ट इन स्टाइल्स अप्लाई हुई हुई हैं, जिसकी मदद से आप क्लास का नाम लेते हैं और क्लास का नाम ऐड करते हैं, जिससे आपके पास जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट का ग्रिड बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेआउट बना सकते हैं और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। पहला टूल जिसका नाम है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिस पे हम अपनी स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाएंगे। ये एक आपके पास प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स बनाएं या फिर हम इसके अंदर जो है वो क्यूरीज ऐड करें तो वो उसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर ये हमारे पास, मैंने आपको दो IDE बताया। पहला IDE का नाम है SQL सर्वर और दूसरे IDE का नाम है हमारे पास विजुअल स्टूडियो 2019। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो ये IDE होना ज़रूरी है, और अगर ये दो IDE आपके पास नहीं है तो आप इसको प्राइमरी इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में। देन उसके बाद आप जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मेरे पास विजुअल स्टूडियो ओपन है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशंस, और यहाँ पर मैंने वेब सेलेक्ट किया है, यहाँ पर ऑल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपने ऑल प्लेटफॉर्म पे सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे C# मैंने यूज़ किया हुआ है, तो C# आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स और फॉर ASP.NET वेब एप्लीकेशन। इसमें C#, विंडोज़ क्लाउड और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ क्रूड एजेक्स। एजेक्स के साथ हम क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। और .NET का फ्रेमवर्क यहाँ पर मेरे पास है 4.7.2, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है 4.5 ही आपके पास इंस्टॉल्ड होंगे .NET फ्रेमवर्क। तो मैंने क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एप्लीकेशन को। जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो आपके स्क्रीन पे इस तरह से ऑप्शन आ रहा होगा वेब API, MVC, या फिर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ MT का मतलब ये है कि मैं सिंपल इसके अंदर देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर नहीं हो और ना ही कोई डिफ़ॉल्ट लेआउट हो। तो मैं सिंपल MT को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि MVC पैटर्न, तो मैंने यहाँ पर MVC पे क्लिक कर दिया। और कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS ये मुझे नहीं चाहिए, MVC पैटर्न चाहिए, तो मैं इस पर MT क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और जिसका नाम मैंने यहाँ पर दिखाया आपको क्रूड एजेक्स के नाम से आपको विजिबल होगा। और यहाँ पर आपके पास दो तीन चीज़ें मैं क्रिएट कर बता दूँ। MVC अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले आपको MVC के बारे में थोड़ी बहुत मेरी वीडियोस कुछ अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बताया कि MVC पैटर्न क्या है।
मॉडल व्यू कंट्रोल, मॉडल का मतलब है डेटा बेस, और आपके पास व्यू का मतलब है जिसमें आपकी वेबसाइट सामने विजिबल होती है, उसका यूज़र इंटरफेस। और आपके पास कंट्रोलर, सी का मतलब है कंट्रोलर, कंट्रोलर का मतलब जहाँ पर आप अपने डेटा को क्रॉस करवाते हैं या कम्युनिकेशन करवाते हैं मॉडल और व्यू के दरमियान। तो अब हम बात करते हैं, हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रूड एजेक्स पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने जो है वो मैनेज करने हैं कुछ पैकेजेस जो इंस्टॉल करने हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैनेज नगेट पैकेजेस पे आप क्लिक कर दीजिएगा ज़रा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ इंस्टॉल्ड आ रहे होंगे, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कंप्यूटेड भी आ रहे हैं, अपडेटेड भी आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है कि मुझे यहाँ से ब्राउज़ करने हैं, और ब्राउज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मुझे सर्च करना है पैकेज बूटस्ट्रैप और .css। तो इंक्लूडिंग दिस पैकेजेस, और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप के नाम से कोई है हमारे पास। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बूटस्ट्रैप और 4.53, यहाँ पर मैंने लिखा है बूटस्ट्रैप CSS। तो यहाँ पर आपके सामने नज़र आओगा द बूटस्ट्रैप ऑथर्स ट्विटर इनकॉर्पोरेशन। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जो कि लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन है आपके पास, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है Popper.js बूटस्ट्रैप की फ़ाइल, jQuery, ये सब चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं कहता हूँ यस, ये सब चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर, और ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, और इसमें ये सारी फाइलें ऐड भी हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, देखिए आपके सामने विजिबल होगा कि यहाँ पर स्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर ऐड हुआ है जिसमें jQuery की सारी फाइल्स ऐड हो गई हैं जो भी आपको बूटस्ट्रैप से रिलेटेड चाहिए। और यहाँ सोर्स में जाकर आप यूटिल्स में भी जाकर चेक कर सकते हैं, ये देखिए सारी फाइल से ऐड होती जा रही हैं ऑटोमेटिकली, और मेथड सारे ऐड हो रहे हैं। तो इसमें सारी कंटेंट, एक कंटेंट का फोल्डर भी क्रिएट होगा यहाँ पर, जिसके अंदर आपके पास ये देखें यहाँ बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल सारी आ रही हैं, और ये इसके बाद कंटेंट का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा जिसमें आपके पास बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल्स भी होंगी। तो यहाँ देखें आपके सामने जो है वो ये कह रहा है कि वन मोर फाइल मूव टू द क्रूड व्यूज़, दिस ऑपरेशन माइट टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इस पर हम ओके कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें क्रूड ऑपरेशन के अंदर ये सब चीज़ें ऐड करने की। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक कंटेंट का फ़ोल्डर है, कंटेंट के फ़ोल्डर में हम चले जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास सारी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स CSS वाली भी ऐड हो चुकी हैं। तो अब हम ज़रा इस फाइल्स को जो है वो कॉल कर लेते हैं जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कंटेंट और स्क्रिप्ट्स। अब हम चलते हैं पहले डेटाबेस की तरफ, ताकि हम डेटाबेस में अपना एक टेबल क्रिएट कर लें। फिर टेबल क्रिएट करने के बाद हम उस टेबल के साथ कनेक्टिविटी कराएंगे अपने प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बाद हम इसको जो है वो फिर इसके अंदर यूटिलाइज़ करेंगे कि हम क्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करा सकते हैं। तो आपके पास अगर SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो आप वो प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि SQL सर्वर मैं अपनी बैकएंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बैकएंड का मतलब ये है कि बैकएंड साइड मतलब डेटाबेस इसका जो होगा वो मैं SQL सर्वर पे यूज़ करूँगा, और वहाँ पर ही मैं टेबल क्रिएट करूँगा। टेबल में बनाऊँगा एम्प्लॉय का, और उसके अंदर मैं कुछ फील्ड्स हैं वो ऐड करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा मैंने SQL सर्वर 2012 इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ SQL एक्सप्रेस का मेरा डेस्कटॉप ये कनेक्टेड है। तो मैं आज पे कनेक्ट कर देता हूँ, और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि मेरे पास जो डेटाबेस क्रिएटेड है वो बहुत सारी अलग अलग डेटाबेसेस हैं। तो मैं एक नई डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो नई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू क्यूरी पे आप जाएंगे, और यहाँ पर आपके सामने विजिबल होगा न्यू क्यूरी पे हम एक क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चनिंग, कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी डेटाबेस के अंदर कि भाई आपको क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये बहुत छोटा कर्सर नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, टूल्स में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट्स एंड कलर्स का।
तो मैं इस पे जाके टेक्स्ट एडिटर भी एक ऑप्शन है, तो मैं टेक्स्ट एडिटर में भी जाके चेंज कर सकता हूँ कि टेक्स्ट का एडिटर कैसा होना चाहिए। बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ़ॉन्ट्स एंड साइज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके 15 कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा बेटर नज़र आए। तो आपके सामने देख रहे हैं कि आपको इस तरह से वो क्लियरली विजिबल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस का नाम मैं लिख लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल है कि एम्प्लॉय। सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्यूरी लिखी है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, और मैं इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ। तो यहाँ कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ क्रूड एजेक्स, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने अपने प्रोजेक्ट वाली डेटाबेस क्रिएट की है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना होगा कि एक टेबल क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल और DBO, ये डेटाबेस का नाम है, हम टेबल का नाम रख लेते हैं। और सबसे पहले तो हमने डेटाबेस को यूज़ करना है, यूज़ क्रूड एजेक्स, तो यहाँ पर हम F5 प्रेस कर देते हैं। और क्रूड एजेक्स यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख लेते हैं हम एम्प्लॉय DBO.एम्प्लॉय, और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय ID इंटीजर आइडेंटिटी नॉट नल, और दूसरा कॉलम हम ऐड कर लेते हैं नेम एनवारकार क्या है, इसकी टाइप है। तीसरा हम कॉलम ऐड कर लेते हैं एज, इसका भी नाम रख लेते हैं इंटीजर, और इसकी हम लेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहे, स्टेट एनवारकार, इसकी भी हम 50 कर देते हैं। और देन उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं कंट्री में हम कर देते हैं एनवारकार, और ये भी हम कर देते हैं 50। देन उसके बाद हम बना देते हैं एक प्राइमरी की कॉन्स्टेंट। अगर आपको SQL के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ आप पहले SQL के ट्यूटोरियल्स देखिएगा, और इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं बनाई, ये सिंपल सा आप समझ लें कि मैंने एक सिंपल सा एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक प्राइमरी की, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय ID के ऊपर प्राइमरी की ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं इस पर प्राइमरी की सेट कर सकूँ कि मेरा ये प्राइमरी की कॉलम होगा पहला वाला, जिसके अंदर यूनिक ID आएगी। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि मतलब कोई भी नंबर होगा वो नया नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 रिपीटली नहीं हो, जैसे 1 2 2 2 2 ऐसे रिपीट ना हो, सब यूनिक नंबर होने चाहिए। तो ये होती है आपके पास प्राइमरी की, और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ID। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय ID ऐड कर दी है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे गो, ताकि मेरी क्यूरी रन हो जाए। क्रिएट टेबल DBO एम्प्लॉय, और इसमें एम्प्लॉय ID ऐड की है, इंटीजर आइडेंटिटी नॉट नल, नेम एनवारकार, एज हमने दिया है इंटीजर, स्टेट हमने एनवारकार दिया है, कंट्री यहाँ पर हमने बता दिया है अपना, और कांस्टेंट का मतलब है कि हमने प्राइमरी की इस पर ऐड कर दी है। और अब हम इसमें यूज़ हमने अगर चेक करना होगा डेटाबेस कौन सा चल रहा है, हमारा क्रूड एजेक्स चल रहा है, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, आपकी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हुई भी होगी जिसका नाम होगा क्रूड एजेक्स, ये रही आपके आप सेकंड नंबर पे। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैं F5 क्रिएट कर देता हूँ, तो मेरी कमांड यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मुझे चेक करना है कि मेरी डेटाबेस क्रिएट हुई है या नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और मैं इस डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, टेबल को चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें आपके सामने इस तरह से टेबल क्रिएट हो चुका है मेरा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी हमने टेबल क्रिएट किया है उसके प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आप सिंपल क्या करेंगे कि पहले तो आपने एक प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो प्रोसीजर क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि ये बड़ा काम की चीज़ है, ज़रा इसको गौर व फकर से देखना है आपने, अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर आपको प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद प्रोसीजर का नाम मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय। इट्स मीन दैट के यूज़र सेलेक्ट कर रहा है एम्प्लॉय को, और यहाँ पर मैं देता हूँ एज एलियासिस बिगिन, इसमें मैं दे देता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने टेबल का नाम दे दिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना होगा, एंड। ठीक है, बिगिन का एंड हो गया। देन उसके बाद अब मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है ना, तो प्रोसीजर क्रिएट हो गया सेलेक्ट एम्प्लॉय का, और इसके अलावा मुझे एक और प्रोसीजर क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर चुका हूँ एज, तो मैं इसको F5 दबा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब मुझे चेक करना है कि प्रोसीजर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो मैं एक्सपेंड करूँगा, या मैं प्रोग्रामेबिलिटी में जाऊँगा, स्टोर प्रोसीजर में जाऊँगा, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास सेलेक्ट एम्प्लॉय का एक प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसके बाद एक और प्रोसीजर क्रिएट करना है, जिस प्रोसीजर का नाम होगा मेरे पास, मैं कमेंट दे देता हूँ यहाँ पर आपको, इंसर्ट एंड अपडेट एम्प्लॉय। इंसर्ट एंड अपडेट वाला जो है हमने यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम रख लेते हैं इंसर्ट अपडेट एम्प्लॉय। यहाँ पर इंसर्ट अपडेट एम्प्लॉय का प्रोसीजर क्रिएट किया। अब इसमें मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी अपडेट करेगा किसके अकॉर्डिंग अपडेट करेगा, तो यहाँ मुझे पैरामीटर पास कराने पड़ेंगे। तो पैरामीटर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं असाइन कर सकूँ अपने पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर टेबल के। तो पहला कॉलम हमारा कौन सा था, आईडी, दूसरा था नेम, तीसरा था स्टेट, कंट्री, और ये भी एज, स्टेट एंड कंट्री एक्सेट्रा। तो हमारे पास वो सबसे पहला कॉलम था आईडी का। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, @id, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ इसकी इंटीजर इसका मैं असाइन कर देता हूँ इसकी डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन @name, दूसरा कॉलम था हमारे पास, उसका टाइप क्या थी, nvarchar, और इसमें मैं 50 दे देता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं @age, और यहाँ पर हम दे देते हैं इंटीजर। उसके बाद हम दे देते हैं स्टेट, और स्टेट में हम दे देते हैं nvarchar। यहाँ पर स्टेट के बाद हम कर देते हैं कंट्री हमारे पास क्या होगा, nvarchar, और nvarchar में हम दे देते हैं 50। उसके बाद हम दे देते हैं एक्शन, कि भाई एक्शन हमारा क्या होगा, स्टेट का varchar। ठीक है, और इसकी टाइप हम दे देते हैं 50। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो गई, तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्रिएट एज एलियास, और उसमें हम करेंगे बिगिन, और बिगिन के बाद हम करेंगे इफ़ द रेट एक्शन अगर इक्वल है इंसर्ट के, तो क्या करो, बिगिन। यहाँ पर आपने बिगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक क्यूरी ऐड करनी है, जिस क्यूरी का मकसद ये होगा, यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर करैक्टर ऐड नहीं किया। और अभी इशू ये है कि हमारे पास यहाँ पर बिगिन के बाद हमें यहाँ पर एक क्यूरी इंसर्ट करनी थी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, टेबल का नाम, और टेबल के बाद हमने यहाँ पर बताना है कि हमारा टेबल के अंदर पहला कॉलम कौन सा है, नेम कॉलम है। नेम के अंदर रिकॉर्ड इंटर्ड होगा, एज है। दूसरा हमारे पास है स्टेट।
अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने एंगुलर ब्रैकेट क्यों दिया है। एंगुलर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि ये कॉलम कंसीडर करे इसको, ठीक है। अच्छा, वरना अदरवाइज इसको रिजर्व्ड कीवर्ड समझ लेता है वो, तो हम यहाँ पर इसलिए एंगुलर ब्रैकेट देते हैं। कंट्री मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जब भी आप इंसर्ट करते हो तो फिर आप वैल्यूज़ भी बताते हैं ना कि इसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। तो वैल्यूज़ में मैं यहाँ पर पैरामीटर ऐड कर दूंगा। तो जो पैरामीटर हमने ऊपर दिए हैं वो इसकी वैल्यूज़ होंगी। तो @name, यहाँ पर ये पैरामीटर आ रहा है आपके पास, क्योंकि हमने ये ऊपर डिक्लेयर किए हैं सारे पैरामीटर्स। पहला एज, नेम, एज, स्टेट, कंट्री और एक्शन। तो नेम में हमारे पास पैरामीटर ऐड हो गया। सेकंड पे हम कर देते हैं एज। थर्ड पे हम कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास जो भी हमने बनाए हैं पैरामीटर्स वो हम ऐड कर देते हैं। एज के बाद हमारे पास स्टेट @age, और दूसरा हम कर देते हैं एज के बाद हमारे पास है स्टेट, आई थिंक @state, और उसके बाद हम कर देते हैं @country। तो कंट्री हमारे पास ये तीनों पैरामीटर्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेमीकोलन देना है, और यहाँ पर आपने अपनी स्टेटमेंट जो एंड करनी है, बिगिन की थी उसको आप एंड कर देंगे। यहाँ पर एंड कर देते हैं हम, ठीक है। ये वाला एंड है, ये याद रखिएगा कि ये कौन सा वाला एंड है, ये वाला एंड है, बिगिन का एंड है। उसके बाद आपने करना है, एक और कंडीशन देनी है, इफ़। यहाँ पर मैं देता हूँ इफ़ के बाद @ अगर एक्शन, यहाँ पर हमारे पास अपडेट आता है, अपडेट एक्शन का अगर इवेंट अपडेट होता है तो क्या हो, वहाँ पर आपके पास बिगिन स्टेटमेंट स्टार्ट हो। और अब यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करेंगे, एम्प्लॉय को अपडेट करना है, और उसके बाद हम करते हैं सेट, एम्प्लॉय को अपडेट करना है, करते हैं सेट, और सेट के बाद हम दे देते हैं नेम, और नेम के बाद हम इक्वल कर देते हैं इसको हमारे पैरामीटर के साथ, नेम जो हमने पैरामीटर दिया था ऊपर, नेम के साथ। और इस सेट के बाद हम यहाँ पर नेम के बाद हम कर देते हैं एज इक्वल टू, अपडेट कर दे @age, एज के पैरामीटर के साथ। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट करके एंगुलर ब्रैकेट देकर यहाँ पर हम कर देते हैं स्टेट, और स्टेट के बाद हम कर देते हैं @state। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ये स्टेट दे दी है, और यहाँ पर हम कंट्री दे देते हैं। अब कंट्री इक्वल टू @country। तो उसके बाद आपको असाइन करनी है कि अपडेट किस पे करना है। अपडेट आपको करना है जहाँ पर इसकी एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी हमने ऊपर दी थी टेबल पे जब हमने क्रिएट किया था, तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दी थी। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमें चेक करना है ज़रा, तो हम यहीं पर ही डायरेक्टली चेक कर लेते हैं इसको F5 करके। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी नज़र आ रहा होगा आपको, एम्प्लॉय आईडी। तो वो अब हमने यहाँ पर ऊपर इस पर कंडीशन देनी है। तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू @id। तो जो हमने बनाई है ऊपर आईडी पैरामीटर हमने ऊपर दिया होगा, असाइन किया होगा आईडी के नाम से। यहाँ पर देखें आपके नज़र आ रहा होगा आईडी। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हमने इसको इसके साथ असाइन करा दिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना होगा कि हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गई है, तो अब हम आईडी के पास सेमीकोलन लगा देते हैं। और ये हो गया आपके पास इंसर्ट और अपडेट का स्टोर्ड प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पर आपने एंड कर देना है बिगन पे, एंड देन अगेन उसके बाद यहाँ पर एंड कर देते हैं हम। ये वाला जो एंड है आपका, ये वाला एंड है उस वाले बिगिन का, और यहाँ पर हमने प्रोसीजर क्रिएट किया इस तरह से। तो अब हम ज़रा ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये कंट्री के या एक्शन के ऊपर इस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो @id हमारे पास इंटीजर है, और इसको हम, और यहाँ पर हमारे पास अपडेट एम्प्लॉय, इंसर्ट अपडेट एम्प्लॉय। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उठाकर जो है वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं यहाँ तक हमारे पास, ठीक है। F5 प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पर आपके पास एक और प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है,
मैं इस पर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पे इंसर्ट अपडेट का एक और प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने पैरामीटर भी नज़र आ रहे हैं, सारे पैरामीटर्स ऐड है, आईडी, नेम, एज, स्टेट, कंट्री और एक्शन और रिटर्न्स इंटीजर। तो ये यहाँ पर आपके पास 2 प्रोसीजर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, मैं अगेन आपको इस प्रोसीजर का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर एक प्रोसीजर क्रिएट किया जिसमें मैंने पैरामीटर असाइन किया आईडी का, जो मेरे पास कॉलम थे। एक मैंने इजाफी पैरामीटर दिया एक्शन का, जिसके ऊपर आपका इवेंट एक्शन करेगा, इधर इंसर्ट कराना है या इधर अपडेट कराना है। तो उसके लिए मैंने एक पैरामीटर ऐड किया एक्शन का। सबकी डेटा टाइप मैंने एक इंटीजर एनवारकार का मतलब है कि ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर्स में है और ये आपके पास नंबर्स में है, और स्टेट न्यूमेरिकल में होगा, कंट्री भी न्यूमेरिकल में होगा ऑब्वियसली, कंट्री न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट्स में होगा। जो एनवारकार हैं वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर हैं और वह करेक्टर्स हैं टोटल, और जो आईडी और एज है वो आपके पास इंटीजर फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं और हम प्रोसीजर सक्सेसफुली बना चुके हैं इंसर्ट और अपडेट का। अब हम बनाते हैं डिलीट का प्रोसीजर। तो डिलीट का प्रोसीजर बनाने का क्या तरीका है, सिंपल, आपके पास क्रिएट का बना लिया हमने, इंसर्ट का बना लिया, अपडेट का बना लिया, डिलीट का अब हमें प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ पहले, एम्प्लॉय क्रिएट प्रोसीजर डिलीट एम्प्लॉय। इसका हमने प्रोसीजर, इसमें एक ही पैरामीटर होगा आईडी का और उसका मैं नाम रख लेता हूँ इंटीजर। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर एज, उसके बाद हम कर लेते हैं बिगिन। उसके बाद हम कर लेते हैं बिगिन, और इस बिगिन के बाद हम कर लेते हैं डिलीट एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू @ID। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ एंड, और ये हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इस पर F5 प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पर एक और प्रोसीजर आ गया होगा हमारे पास, इसका नाम रख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे डिलीट का सेलेक्ट का आ गया, इंसर्ट अपडेट आ गया, और यहाँ पे हमारे पास डिलीट का एम्प्लॉय का प्रोसीजर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारे जैसे प्रोसीजर क्रिएट हो जाते हैं तो हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ मॉडल्स पे, और मॉडल्स में जाकर मैंने यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी है एम्प्लॉय की। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ADO.NET। तो ADO.NET के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा क्लासेस का। तो मैं पहले एक क्लास ऐड करूँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ एम्प्लॉय, और मैं क्लास पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लास का नाम मैं रख देता हूँ employee.cs, और ये यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। और उस क्लास में मुझे हमारे जो भी हमने SQL में टेबल्स के फील्ड्स बनाई थी, तो वो आपको याद होगा कि मैंने क्या फील्ड्स बनाई थी, वो फील्ड्स हमने यहाँ जस्ट इसमें ऐड करनी है। तो पहले हमारे पास फील्ड कौन सी थी, हम पहले ऐड करते हैं पब्लिक इंटीजर, और पहला था हमारे पास एम्प्लॉय आईडी। इसको हम गेट सेट करते हैं। गेट सेट का मतलब ये होता है कि आप इस फील्ड का यूटिलाइज़ करेंगे। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको हो तो गेटर सेटर प्रॉपर्टीज़ का भी आपको आइडिया होगा। यहाँ पर मैंने गेट सेट यूज़ करना है, और पब्लिक अगेन मुझे जो है वो यहाँ पर ऐड करनी है स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर मैं ऐड करना है @set। अगेन यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और तो यहाँ पर मैंने क्लास में कुछ फील्ड्स ऐड किए हैं। पहले एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और स्टेट और कंट्री। जो जो हमने SQL में टाइप रखी थी उसकी हमने वही टाइप यहाँ पर इसकी ऐड की हैं। अब हमारा दूसरा टास्क ये है कि हम इसमें एक और क्लास ऐड करें जिसके अंदर आपका, क्योंकि हम ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ADO.NET यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा एम्प्लॉय DB।
तो उस डेटाबेस की फ़ाइल के लिए हमने यहाँ पर बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक मॉडल फोल्डर में राइट क्लिक करके ऐड करता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ क्लास, और इस क्लास के अंदर हम नाम रखते हैं एम्प्लॉय DB। तो एम्प्लॉय DB के अंदर मुझे कुछ कोड ऐड करना होगा, और उस कोड के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो एक मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊँगा, और कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे 150 पर। यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट किया है, और स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास यूज़ की है, उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यूज़ किया, और ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। इसको आप कह सकते हैं कि मेरा जो डेटाबेस SQL एक्सप्रेस है, उसमें मेरे पास यहाँ पर एक मैंने ये SQL एक्सप्रेस से यहाँ से कनेक्शन सर्वर का नाम गेट किया है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर अपने पास, आपके पास SQL सर्वर में नाम आ रहा हो, वो यहाँ पर आप ऐप ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने एक रिटर्न करवाने हैं सारे लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि क्रिएट करता हूँ पब्लिक, और पब्लिक के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लिस्ट के अंदर मैं ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ एम्प्लॉय। आगे आपके पास यहाँ पर एम्प्लॉय, और वही वाला एम्प्लॉय जो कि आपने यहाँ पर करना है, उसको लिस्ट ऑल यहाँ पर मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है। इस लिस्ट ऑल का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को हमने कैट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक एम्प्लॉय की लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम उसका एक पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे लिस्ट, और उसमें हम दे देते हैं हमारा एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में हम यहाँ पर दे देते हैं LST इक्वल टू न्यू। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लिस्ट का, और लिस्ट एम्प्लॉय हमने यहाँ पर अगेन ऐड कर दिया इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं यूजिंग, और यहाँ पर यूजिंग करने के बाद आपने यहाँ पर करना है SQL कनेक्शन, इसमें आप देंगे कनेक्शन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और इसमें आपने देंगे कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला जो आपने दिया है CS कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद आपने यूजिंग के बाद ब्रैकेट ऐड करना है, उस ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पर ऐड करनी है चीज़ें। यूजिंग के बाद यहाँ पर SQL कनेक्शन है, कनेक्शन के बाद यहाँ पर आप देना है कनेक्शन डॉट ओपन, और ओपन के अंदर यहाँ पर आपने इस चीज़ को कनेक्शन को ओपन किया। अब यहाँ पर आपने ऐड करनी है SQL कमांड, और कमांड बिल्डर नहीं, कमांड आपने यहाँ देनी है इक्वल टू com इक्वल टू न्यू SQL कमांड के अंदर आपने बताना है कि भाई आपकी कमांड कौन सी ऐड होनी है, और किस चीज़ की आप कमांड ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय कनेक्शन, और यहाँ पर हम करते हैं com डॉट कमांड टाइप, कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर, और इस स्टोर्ड प्रोसीजर की कमांड टाइप हमने ऐड की है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये हमारे पास प्रोसीजर्स हमने क्रिएट किया पीछे। तो हम यहाँ पर करते हैं SQL डेटा एडॉप्टर डेटा रीडर SQL डेटा रीडर RDR इक्वल टू न्यू, सॉरी यहाँ पे com डॉट एग्जीक्यूट रीडर, यस एग्जीक्यूट रीडर, एंड यहाँ पर हम इसको एंड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं वाइल RDR डॉट रीड हो जाए तो यहाँ पर क्या हो, लिस्ट डॉट ऐड लिस्ट ऐड हो जाए आपके पास,
न्यू एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय में आपने ऐड करना है एम्प्लॉय आईडी इक्वल कन्वर्ट डॉट टू इन 32 RDR। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग कनेक्शन क्रिएट किया था। अच्छा, इसके बाद मुझे एक यहाँ पर मेथड क्रिएट करना है जो कि एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा लिस्ट। तो मैंने वो क्रिएट किया है पब्लिक लिस्ट, और इस एम्प्लॉय की क्लास का मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज़ की गेट की है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक यूजिंग का मेथड यूज़ किया, ये वाली लाइन, और इसमें मैंने CS कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर दिया। देन यहाँ कनेक्शन ओपन करके SQL कमांड लगा के मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ADO.NET। ADO.NET आपको पता होगा, जब आप WinForms पे काम करते हैं तब आप ADO.NET का यूज़ करते हैं। मैं ASP.NET के अंदर ADO.NET का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ मैं इस फाइल को सेव करवा देता हूँ, और इसी तरह से employee.cs की फ़ाइल जो है मेरे पास वो बनी हुई है यहाँ पे। इस तरह से मैं इसको भी Ctrl+S करके सेव करवा देता हूँ। तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, मैं ये सारा कोड आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड, SQL कमांड, और यहाँ पर डेटा रीडर के बाद यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी वगैरह दिए, और यहाँ पर मैंने रिटर्न करवा दिया लिस्ट को। कौन से लिस्ट को? जो कि यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है लिस्ट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रिटर्न करवा दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा मेथड यहाँ पे क्लोज हो चुका है। कौन सा मेथड? जो कि अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था एम्प्लॉय लिस्ट का। तो वहाँ पे मैंने प्रोसीजर टाइप दिए, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको एम्प्लॉय आईडी के अंदर, नेम को और एज स्ट्रिंग वगैरह सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया है। और यहाँ पर लिस्ट में ऐड एम्प्लॉयज़ को ऐड कर दिया है उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर पर। तो ये हमारी लिस्ट आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने एक मेथड ऐड किया जिसका नाम है एडिंग एम्प्लॉय को अगर हमें ऐड करना हो तो हम वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर इस तरह से एम्प्लॉय को ऐड करवाया है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कराने के लिए वही तरतीब यूज़ की है, SQL कनेक्शन, एक वेरिएबल क्रिएट किया है। इस वेरिएबल का काम क्या है कि ये सारी जो भी क्यूरी होगी इसके अंदर असाइन करेगा। देन उस क्यूरी को यहाँ पर हमने इसको रिटर्न करवा दिया लास्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है एडिंग एम्प्लॉयज़ का, और वो मेथड मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने ऐड विद वैल्यू पैरामीटर्स असाइन किए हैं, और इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास वैल्यूज़ को मैंने असाइन किया है। इंसर्ट अपडेट एम्प्लॉय हमारे पास एक क्यूरी जो हमने बनाई थी स्टोर प्रोसीजर की, तो वो प्रोसीजर के लिए हमने कमांड टाइप बता दिया है, और उसमें जो आईडीज़ हैं और जो चीज़ें थी हमने यहाँ पर एक्शन भी बता दिया, इंसर्ट का एक्शन है। सेम टू सेम हमने अपडेट पे ऐड किया है, अपडेट का मेथड हमने बनाया है अपडेट के लिए, और उसमें भी हमने यहाँ पर असाइन कराई है क्यूरीज़, और इसके अंदर वैल्यूज़ को असाइन कर दिया है। ये सब मैं क्लास बनाई थी एम्प्लॉय DB की, उस एम्प्लॉय DB की क्लास के अंदर मैं सारी चीज़ों को असाइन कराता जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक डिलीट का इवेंट बनाया है, जो कि डिलीट का इवेंट क्या कर रहा है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को डिलीट कर रहा है। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, मैंने कोड लिख दिया है सारा। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंट्रोलर में जाते हैं, और कंट्रोलर पे हमने यहाँ पर राइट क्लिक करके कंट्रोलर क्रिएट करना है, जिसका नाम मैं रखूँगा कंट्रोलर का होम कंट्रोलर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं कंट्रोलर ऐड, और यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोलर पे क्लिक। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कंट्रोलर लिखा हुआ है MVC5 कंट्रोलर MD। इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया, इसका नाम मैं दे देता हूँ होम कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं ऐड करा देता हूँ कंट्रोलर को। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे कंट्रोलर बना हुआ नज़र आ गया होगा, और हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं आपके इस तरह से लिखा हुआ है गेट होम वगैरह। तो हम गेट होम के ऊपर सबसे पहले अपना जो है वो क्लास को ऐड करवा लेते हैं। तो हमारी क्लास का नाम है एम्प्लॉय DB, इसका मैंने वेरिएबल बना दिया EMP DB इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय DB। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्शन इंडेक्स व्यू रिटर्न,
और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं पब्लिक जेसन रिजल्ट, और यहाँ पर हम लिस्ट ऐड करवा देते हैं। इस लिस्ट के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ को हम रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न। यहाँ पर हम कर लेते हैं जेसन, और जेसन के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं EMP DB और डॉट लिस्ट ऑल जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट। यहाँ पर हमारे पास पब्लिक जेसन रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास जेसन रिजल्ट है, और यहाँ पर हम ऐड करवा देते हैं EMP एम्प्लॉय एंड EMP का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं जेसन एम्प्लॉय DB, और यहाँ पर हम कर देते हैं ऐड जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर अलाउ गेट। सेम टू सेम रहेगा प्रोसेस, और यहाँ पर हमने पास करा देना है EMP एम्प्लॉय का पाथ, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर अगेन एक और मेथड क्रिएट करना है, गेट बाय ID। अगर हमें रिजल्ट गेट करना हो ID के अकॉर्डिंग तो हम कैसे करेंगे, पब्लिक जेसन रिजल्ट गेट बाय ID यूजर ID वेरिएबल EMP एम्प्लॉय EMP DB डॉट लिस्ट ऑल डॉट फाइंड x इज इक्वल एंड लेस देन ग्रेटर देन हो, एंड greater than x dot and the employee ID dot equals, अगर होता है ID के तो यहाँ पर हमारे पास हमने ऐड किया है फाइंड और इक्वल्स कर दिया ID के। अगर ये ID के इक्वलेंट होती है तो वो ID को गेट करेगा, अदरवाइज नहीं गेट करेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ अगेन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जेसन रिजल्ट जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट। यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए जिसका नाम था जेसन में रिटर्न करेगा सारे एम्प्लॉयज़ को, तो वो ये चीज़ हमने ऐड करनी है। तो उसके बाद गेट बाय ID हो गया हमारे पास, और अपडेट और डिलीट दो चीज़ें रह गई। तो हम यहाँ पे अपडेट कैसे करते हैं, हम यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा होगा आपको जेसन रिजल्ट ऐड है, तो गेट बाय ID के बाद हमने यहाँ पर ऐड करने के लिए बजाय अपडेट करना है। तो अपडेट वही एम्प्लॉय EMP और जेसन में ही जाएगा, और एम्प्लॉय DB में यहाँ पर हम कर देते हैं अपडेट, और अपडेट के मेथड में हम एम्प्लॉय को अपडेट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट बिहेवियर अगेन अलाउ गेट। सेम प्रोसेस हमारे पास ID में होगा, और इस ID को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जेसन रिजल्ट अपडेट ऐड की जगह पर हम कर देते हैं डिलीट, और डिलीट के बाद हम यहाँ पर दे देते हैं एम्प्लॉय ID की जगह पर इंटीजर, और ID को डिलीट करेगा वो। तो यहाँ पर हमारे पास
हम आईडी दे देते हैं और यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। किसको? एम्प्लॉय डीबी को। एम्प्लॉय डीबी आपको पता है क्या है, वहाँ पर हमने लिस्ट बनाई हुई है इसकी पूरी, और रिक्वेस्ट बिहेवियर में हम इसको ऐड कर लेते हैं कंट्रोलर को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो होम कंट्रोलर है वो बिल्कुल ही फिक्स है, और हम ज़रा इसको और ज़्यादा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली विजिबल रहे। तो हमने इस तरह से यहाँ पर पहले न्यू डेटाबेस का हमने एक मॉडल क्लास को यहाँ पे क्लास बनाई, जो हमारे पास एम्प्लॉय डीबी की क्लास थी, उसको हमने यहाँ से जो है वो फिर पहले हमने लिस्ट में डेटा को गेट किया, उसके बाद हमने ऐड किया और गेट किया आईडी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको अपडेट किया और यहाँ पर हमने इसको डिलीट किया। यहाँ पर हमारा कंट्रोलर का काम ख़त्म होता है। अब हम काम करते हैं व्यू के ऊपर, मतलब कोई विजुअलाइजेशन डेटा नज़र आना, थोड़ा सा वो भी इम्पोर्टेंट काम है। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं अगेन रिवाइज़ कर देता हूँ। मैंने मॉडल के अंदर 2 क्लासेस क्रिएट किए मॉडल फोल्डर में। पहले का नाम मैंने रखा employee.cs का, और उसको आप देख सकते हैं वो इस तरह से शो होती है। फिर उसके बाद मैंने एक और क्लास की जिसका नाम रखा employee.db का, जिसके अंदर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट किया है सबसे पहले, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग है मेरी डेटाबेस का। देन उसके बाद मैंने सारा जो है वो कोड किया था लिस्ट वाला, एम्प्लॉय की लिस्ट का, और सारा स्टोर प्रोसीजर से मैंने सारा कोड किया है जिससे मैंने डेटा को गेट किया है। अब हम बात करते हैं हमारे व्यू की। तो हम कंट्रोलर में जाते हैं, अगेन होम कंट्रोलर पे मैंने डबल क्लिक किया। होम कंट्रोलर में जाने के बाद मैं इंडेक्स पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जनरेट करता हूँ इसका व्यू। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लिक करता हूँ ऐड व्यू पर, और ऐड व्यू पे करने के बाद मैंने यहाँ पे नाम रखा हुआ है अपना इंडेक्स। तो इंडेक्स के अंदर मैंने यहाँ पर जो भी सबसे पहले स्टार्ट होगा, और यहाँ पर हमारे पास मैंने इंडेक्स को राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। यूज़ लेआउट पेज कह रहा है, तो इस पर आप यूज़ लेआउट पेज का मतलब है कि इसको आप हटा दें। मीन्स हमें कोई लेआउट का पेज नहीं चाहिए, हमें एम्प्टी लेआउट पेज चाहिए ताकि हम नए सिरे से इसके अंदर बॉडी को सेक्शंस और बॉडी वगैरह सब हम ऐड कर सकें अपने हिसाब से। तो यहाँ इसका फोल्डिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास वेबसाइट का लेआउट आ रहा है। तो सबसे पहले हमें कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है, पहले बूटस्ट्रैप की फाइल्स ऐड करनी है ताकि हम उसको ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ पहले, और इस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा। इस स्क्रिप्ट में मैं यहाँ देता हूँ सोर्स के अंदर मैं यहाँ प्रोवाइड करते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल होगी jQuery की। jQuery यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है JS के नाम से, 1.js के नाम से, तो jQuery JS। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट को बंद कर देता हूँ। इसी स्क्रिप्ट को अगर मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे दूसरी स्क्रिप्ट भी चाहिए जावा स्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप के लिए, तो मैं इसमें यहाँ पर यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट फोल्डर में जाकर bootstrap.js के नाम से एक फ़ाइल है, मुझे ये भी चाहिए होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अगेन ऐड कर देता हूँ लिंक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप के CSS। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाइपर रेफरेंस के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ बूटस्ट्रैप और bootstrap.css, ये रही आपके पास फाइल। और उसके बाद मुझे एक और स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो कि अभी मैंने क्रिएट नहीं की, वो मैं क्रिएट कर दूंगा एंड में ताकि वो हमारी स्क्रिप्ट वर्क करती रहे। तो वो स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी डाउन द कोड। अगर आप इसको ऊपर ही ऐड कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सोर्स, और सोर्स के अंदर मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्क्रिप्ट्स के अंदर ही मैंने बनाना है, उसको स्क्रिप्ट के अंदर ही रखना है। और इसके उसमें मैं एक फ़ाइल बना दूंगा employee.js। ये अभी हमने क्रिएट नहीं की, हम इसको एंड में क्रिएट करेंगे, बस मैंने इसको ऐड कर दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ स्क्रिप्ट जब ऐड हो जाएगी तो अब हमने यहाँ पर कुछ कोड करने हैं, ताकि कोड मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे करना है आपने। सिंपल, पहले तो मेरा जो डिव है इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करनी है, और ये विजिबल नहीं हो रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जूम कर देता हूँ और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ।
यहाँ पर क्लास क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ कंटेनर, ताकि हमारा कंटेनर क्लास हो। और कंटेनर क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर नीचे एक हेडिंग देनी है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ हेडिंग H2। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हमारे पास एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड। और इस एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड के बाद मुझे एक बटन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ बटन। और इस बटन के अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करना है टाइप बटन। और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्लास ऐड करनी है, क्लास BTN। यहाँ पर हम दे देते हैं प्राइमरी। ये क्लासेस मैंने आपको बताया था, ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस हैं जो कि खुद ही कॉल हो रही हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेटा टॉगल। और इस डेटा टॉगल पे हम बता देते हैं मॉडल ओपन होगा जैसे इस बटन पे यूज़र क्लिक करता है, ठीक है। और डेटा टारगेट, इसमें मैं टारगेट भी दे दूंगा कि मुझे कौन से टारगेट पे लेके चलना है इसको, जो भी मुझे मॉडल इसमें ऐड करवाना है। डेटा टारगेट एंड टारगेट में मैं आईडी दे देता हूँ माय मॉडल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मैंने कोड कुछ ऐड किया है, और ये एक्चुअली HTML का कोड है, तो मैं इसका आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ये कोड क्या कर रहा है, मेरे पास जो भी मेरे पास स्टार्ट में एक बटन होगा, उस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास शो होगा। इसमें मैंने कुछ एक्शंस इवेंट ऐड किए हैं। यहाँ पर देखें आपके सामने ऑन क्लिक का इवेंट ऐड किया है, और इसके अलावा यहाँ पर अपडेट का मैंने बटन क्लिक किया है, और क्लोज़ का बटन मैंने ऐड किया है मॉडल के ऊपर। तो ये HTML का कुछ कोड है जो कि मैंने यहाँ पर शेयर किया आपके सामने। अब हम आगे लेके चलते हैं इस कोड को। अच्छा, अब हमारे पास एक हमें फ़ाइल क्रिएट करनी थी जावा की भी, जो मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट में जाके आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं एक ऐड करता हूँ क्लास, और JS की फ़ाइल ऐड करता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करना है, ऐड। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, न्यू आइटम एग्जिस्टिंग आइटम। मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है एम्प्लॉय .js, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो वो मैं employee.js की फ़ाइल स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर मेरे पास एक employee.js crude ajax स्क्रिप्ट्स की फ़ाइल इस तरह से ऐड हो गई है। और यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल है कि मुझे यहाँ पर jQuery का कोड ऐड करना है, और क्योंकि ये JS की फ़ाइल है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, तो मुझे यहाँ पर इसके अंदर jQuery का कोड ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ $, और डॉलर के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ document डॉट रेडी, एंड यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ फंक्शन। jQuery ऐड कर रहा हूँ मैं। अगर आपको jQuery के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ jQuery के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये jQuery का मैंने कोड ऐड किया। यहाँ पर मैं एक इवेंट ऐड कराऊँगा, जब वो मैं इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर फंक्शन लोड डेटा, और इस लोड डेटा में मैंने यहाँ पर नाम दे देना है लोड डेटा का। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो है वो लोड डेटा का फंक्शन जो है वो कॉल करना है। अब मैं जो भी काम करने वाला हूँ वो सारा लोड डेटा के फंक्शन के अंदर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एजेक्स अप्लाई करनी है। तो एजेक्स अप्लाई करने का तरीका होता है कि $.ajax, और एजेक्स के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट दूंगा और 2 ब्रैकेट्स दूंगा इस तरह से। मैं इसका थोड़ा स्क्रीन साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर $.ajax के बाद आपने यहाँ पर ऐड करना है URL का पैरामीटर URL, और इस URL की प्रॉपर्टी की वैल्यू आप देंगे लिस्ट के बाद मैं देता हूँ टाइप, और इस टाइप का आप आंसर दे देंगे गेट। इस गेट के बाद मुझे यहाँ पर देना है कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप कौन सा है हमारे पास, कंटेंट टाइप जो है हमारा वो है एप्लीकेशन JSON 64
UTF 8। ये हमारा कंटेंट टाइप है। उसके बाद हम चलते हैं डेटा टाइप पे, और डेटा टाइप JSON एंड सक्सेस फंक्शन रिजल्ट HTML का कोड बिल्कुल ही इन्फॉर्मेटेड हो, $.each। यहाँ पर मैंने कुछ ईच के बाद जो है इस तरह से रिज़ल्ट का कोड ऐड किया। फिर रिज़ल्ट के बाद मैंने फंक्शन, और फंक्शन में 2 पैरामीटर पास किए, की और आइटम के। की के अंदर मैंने वैल्यू असाइन की, और आइटम के अंदर उसका इंडेक्स की का मतलब है कि एरे का इंडेक्स असाइन किया, और आइटम का मतलब उसकी वैल्यू असाइन की। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक HTML प्लस इक्वल टू, और इसके साथ मैंने अपेंड कराया है HTML का कोड टेबल रॉ का, और उसमें आइटम डॉट एम्प्लॉय ID को ऐड करा दिया, आइटम डॉट नेम को, और आइटम डॉट एज को, और स्टेट को, और कंट्री को। जो भी रिकॉर्ड आएगा वो उसमें शो करा देगा। उसके बाद मैंने एक लिंक ऐड किया है TD के अंदर, जिसका नाम है हाइपर रेफरेंस हैश ऑन क्लिक रिटर्न गेट ID, और गेट ID के बाद मैंने यहाँ पर दिया आइटम डॉट एम्प्लॉय ID। उसके बाद मैंने एडिट का इस तरह से ऐड किया है, एडिट का बटन, एडिट के बाद मैंने यहाँ पर डिलीट का एक शो किया हुआ, और डिलीट किसको करेगा, ऑन क्लिक डिलीट का एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन पे डिलीट को वो डिलीट कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रॉ क्रिएट की थी, अटैम्प्ट की थी, अपेंड को मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर टी बॉडी के साथ मैंने HTML को ऐड किया, और उसके बाद मैंने एरर लॉग में एरर का मैसेज शो करवा दिया कि इन केस अगर यहाँ पर रिकॉर्ड लिस्ट गेट नहीं होती तो वो एक अलर्ट में एरर शो कर देगा। उसके बाद मैंने एक फंक्शन ऐड किया है जिसका नाम है ऐड फंक्शन, ऐड कर रहा है रिकॉर्ड को। उसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है रिजल्ट का, उसको मैंने वैलिडेट करवाया, वैलिडेशन मैंने ऐड की है, कस्टम वैलिडेशन। उसके बाद रिजल्ट में मैंने कहा अगर वो फॉल्स है तो वो रिटर्न फॉल्स कर दे, और उसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एम्प्टी एरे स्ट्रिंग बनाई है। एक इस एरे के अंदर मैंने एम्प्लॉय ID, और उसमें एम्प्लॉय ID की वैल्यू गेट की है, नेम की वैल्यू गेट की है, एज और स्टेट और कंट्री सबकी वैल्यू गेट की। उसके बाद मैंने अगेन अटैक किया उस URL पे, किस पे, होम, और ऐड किया URL पे, उसको JSON स्ट्रिंगिफाई में एम्प्टी ऑब्जेक्ट गेट किया। टाइप पोस्ट है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन JSON 4 सेट वही है, JSON डेटा सेट है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास JSON का सक्सेस फंक्शन रिजल्ट और लोड डेटा करेगा, और लोड डेटा करने के बाद वो वहाँ पे डेटा को ऐड कर देगा, हाइड करके ऐड कर देगा, और अलर्ट में एरर दो दिखा देगा अगर एरर आया तो ये था हमारा फंक्शन जिसका बताया मैंने आपको, ऐड फंक्शन। उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है गेट बाय ID। गेट बाय ID के फंक्शन में हमने यहाँ पर फंक्शन फॉर गेटिंग द डेटा बेस्ड अपॉन द एम्प्लॉय ID, यहाँ फंक्शन ऐड किया है हमने, गेट बाय ID के अकॉर्डिंग डेटा गेट किया है। CSS का बॉर्डर कलर हमने दे दिया है यहाँ पे लाइट ग्रे, और CSS अप्लाई किया, और एजेक्स के अकॉर्डिंग ID के थ्रू एम्प्लॉय ID के थ्रू डेटा को गेट किया। और यहाँ पे एप्लीकेशन वही JSON डेटा बेस्ड अपॉन द एम्प्लॉय ID के अकॉर्डिंग डेटा हमें अगर चाहिए तो हम यहाँ से इसको गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको उसका एजेक्स का फंक्शन बना के दिखाया है पूरा। अपडेट करना हो रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिज़ल्ट ऐड किया है, वैलिडेट अगेन रिज़ल्ट, और यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दिया फॉल्स में, और यहाँ पर इस तरह से एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इस तरह से नेम और वैल्यू और एज के अंदर यहाँ पर हमने वैल्यू असाइन की है स्टेट की। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी तो आपको क्लियर होगा, अदरवाइज़ आपको क्लियर नहीं हो पाएगी बात। फंक्शन अपडेट का मैंने ऐड किया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने होम अपडेट JSON स्ट्रिंगिफाई पोस्ट करा दिया रिकॉर्ड को, कंटेंट टाइप वही है, और डेटा लोड डेटा का मतलब ये है कि ये आपका डेटा को लोड करके दिखाएगा टेबल में, डेटा को टेबल में लोड करके दिखाएगा, फिर आपको डेटा शो कराएगा। उसके बाद अलर्ट, एरर मैसेज, रिस्पॉन्स टेक्स्ट दिस। उसके बाद डिलीट में भी सेम, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, यस। तो यहाँ पर आपने इफ ANS एजेक्स होम डिलीट ID एप्लीकेशन JSON 4 सेट UTF सक्सेस फंक्शन लोड डेटा एरर मैसेज रिस्पॉन्स। और यहाँ पर आपके पास क्लियर टेक्स्ट बॉक्स का मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएंगे जब यहाँ पर आप इंसर्ट कर चुके होंगे रिकॉर्ड को। तो उसकी वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग मैंने एम्प्टी कर दिया, हाइड कर दिया BTN अपडेट को। और इसके बाद मैंने यहाँ पर वैलिडेशन यूजिंग jQuery के अंदर वैलिडेशन लगाई है, इसके थ्रू वैलिडेट का फंक्शन मैंने बनाया है।
ताकि वैलिडेशन ऐड कर सके, और ट्रेम इक्वल टू दिस हो, बॉर्डर ऐड हो तो वो फॉल्स कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एज पे सब पे वैलिडेशन लगाई है, फेल्स कंडीशन लगा के। तो मैंने आई थिंक सो आपको पूरा कोड बता दिया है, और ये फंक्शन वैलिडेशन का मैंने आपको ये ऐड करके बता दिया। और इसका आप देख सकते हैं कि ये पैरामीटर जो है वो इसका है आपके पास वैलिडेट का। तो मैं आपको अगेन शुरू से पूरा ये कोड जो है मैंने आपको सेंड कर देना है, टेंशन नहीं है इसमें। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरा कोड बता दूंगा। और ये आपने employee.js की फ़ाइल क्रिएट की थी ना, ये आपने इंडेक्स में गए थे आप, तो इंडेक्स में मैंने शुरू में सबसे पहले ये फ़ाइल ऐड की थी, ये employee.js के नाम से। तो आपके सामने यहाँ पर वो विजिबल है, तो मैं कंट्रोल एंटर दबा के employee.js को सेट कर देता हूँ, और इसको मैंने कंट्रोल स्पेस दबा के मैंने उसको यहाँ पे सेट कर दिया। होम कंट्रोलर हो गया, एम्प्लॉय DB हो गया, employee.cs हो गया।